पिछले एपिसोड में हमने देखा था सानहू ने मंजू की रूम को बदल दिया था और मंजू को एक सिक्योरिटी से भरे रूम में लेकर आया था और सानहू भी उसके साथ पास वाले रूम में रहने लगे। और उसके बाद मंजू एक मीटिंग से लौट रहा था तभी मंजू के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और मंजू वहाँ पे बाल बाल बचता है। और उसके बाद सांगी ओकेसुन के घर पर जाता है और उसके घर को स्कैन करता है और उसको वहाँ पर जंगसेंग की कुछ सबूत मिलता है और वो सबूत जंगसेंग की माँ ओकेसुन को दे देता है। और उसके बाद जंगी को जुने की एक सीक्रेट मोबाइल मिल गया था, वो मंजू को बताता है और मंजू कहता है कि तुम उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो। और पूरी रात रहकर वो उस मोबाइल को अनलॉक किया था। सुबह सुबह वो घर से निकल कर आ गई लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गई थी और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था। और उसके बाद मंजू के पास एक मैसेज आता है और उसको लोकेशन भेजता है। जब मंजू उस लोकेशन पर पहुंची तो वहाँ पर एक सोता लड़का और एक लेडी था और उस लेडी का नाम था हाना। हाना मंजू को कहता है, मेरा नाम है हाना, मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानती होगी। मंजू हाना से पूछता है, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तभी हाना कहता है, ये 9 साल का है, इसका नाम यूलसियोंग है। इसका डैड भी कभी कभी यहाँ पर आया करती थी और दोनों साथ में खेलती थी। लेकिन अब तो यूलसियोंग की थेरेपी चल रहा है क्योंकि जब इसका पिता का जार्स में वो सब हो गया था तब ये भी वहीं पर था और अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था कि कैसे उसकी डेथ का मौत हो गई। और हमें सर्च का सीन दिखाया जाता है। यूलसियोंग बच्चों के साथ ऊपर खड़ा हुआ था और अपनी डेथ को देख रहा था और नीचे उसका माफी जुनेक को देखे जा रहा था। जब जुनेक के ऊपर गोली चली तो तब हाना ने बहुत जोर से चिल्लाया था और उसके बाद वो अपनी बेटी के पास चली गई और बेटी को संभालने लगी। सुनहो यूलसियोंग को एक दूसरे रूम पर ले जाता है और दोनों साथ में गेम खेलने लगता है। हाना कहता है, मैंने देखा था तुम्हारी आंखों से वहाँ पर कैसे आंसू निकल रही थी लेकिन मुझे अफसोस है वो सब एक नाटक था। मंजू कहता है, तुम क्या चाहते हो? तभी हाना कहता है, मैं डीएनए टेस्ट कर चुका हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारे ऊपर पैटर्निटी लॉ सूट का केस करूँगी और मैं सभी को बता दूंगी। यूलसियोंग जुनेक का सीक्रेट बेटा है। जो इनहेरिटेंस मेरे बेटे को मिलना चाहिए थी वो इनहेरिटेंस तुम्हें कैसे मिल गई? और सभी प्रॉब्लम का सलूशन जुनेक की दादी ने दिया है। हम कल से वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं। मंजू कहता है, मुझे नहीं लगता, तुम्हें अपने बेटे को सभी के सामने निकलना चाहिए क्योंकि जो जुनेक के साथ हुआ था वो तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकता है। मंजू कहता है, मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दे दूंगी लेकिन यून्हा नहीं मानता है और कहता है, मैं ये सब करके ही रहूंगी। उसके बाद हमें यूलसियोंग को दिखाया जाता है। वो एक पेंटिंग बनाकर जुनेक को देता है और कहता है, ये पेंटिंग मेरे पास बहुत है। और वो अपने पास से बहुत सारी पेंटिंग निकाल कर सानू के हाथ में दे देता है। यूलसियोंग कहते हैं, जब हम कहीं पे घूमने के लिए जाए तो ये पेंटिंग बनाया करते थे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हाना और मंजू को दिखाया जाता है। हाना मंजू को कहता है, तुम वहाँ पर शौक मना रही थी लेकिन वो सब एक दिखावा था। मंजू हाना को कहता है, तुमने शायद पहली बार किसी को खोया है लेकिन मैं पहले भी 2 को खो चुका हूँ, ये मेरा तीसरी बार था और शौक मनाने से ताकत मिलती है। हाना मंजू को कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे पास जो क्रॉसबार नेकलेस है वो मेरी है। और कहता है कि मैं इन चीज़ों का डिज़ाइनर हूँ और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद मंजू गुस्से से बाहर आ जाता है और अपने पास जो क्रॉसबार नेकलेस था उसे उतार कर नीचे फेंक देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सानू आता है और उसको उठाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और मंजू बाहर से उठकर चली गई थी और हाना भी बाहर इन दोनों को ही देख रहा था। और उसके बाद मंजू ओकेसुन के घर पर आता है और कहता है, आपको पहले से ही पता था जुनेक की और एक वाइफ है लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। अगर आज यहाँ पर जुनेक होता तो मैं उसको डिवोर्स दे देती। तभी ओकेसुन कहता है, ये बस एक प्लानिंग की हिस्सा है, मैं उसे पैसा देकर यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। वैसे भी वो हमारे कोई ना कोई तो काम आ सकती है, तुम टेंशन मत लो, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद मंजू कहता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। एक एकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है, आपने क्यों कहा मुझसे प्रेसिडेंट बनने के लिए? इसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है? तभी ओकेसुन कहता है, तुम मेरे बिना कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। तभी मंजू कहता है, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तभी मुझे पता चल गया था यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपके साथ टैक्स को लेकर यहाँ पर कुछ फ्रॉड होते रहते थे लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया और आपको चुप रहना होगा वरना आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर मंजू की दादी आ जाती है और मंजू को पूछता है, तुम शायद यूलसियोंग से मिलकर आए हो, बताओ वो कैसा है? मैंने हाना को बताया था कि वो मेरे पोते के ऊपर गई, ऐसे खुशी तुम मेरे पोते को कभी नहीं दे पाए। तभी मंजू मिजी को कॉल करता है और कहता है, मेरे पास इनहेरिटेंस की जितने भी प्रॉपर्टी है सभी डोनेट कर दो। तभी मंजू अपनी दादी की तरफ देखकर कहता है, आप शायद सरप्राइज हो गई हो कि मैं इनहेरिटेंस की एक पीस हाना को दे दूंगी लेकिन अब ये सब नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मंजू की दादी मंजू को एक थप्पड़ मारती है और वहाँ पर हाना भी होता है और हाना कहता है, तुम शायद उसको प्यार भी नहीं करते। क्या तुम्हें पता है तुम आखिरी बार उसके साथ कब इंटीमेट हुई थी?
और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सानू मंजू को घर ले जा रहा था, तभी मंजू सानू को कहता है मुझे एक शांत जगह पर जाना है जहाँ पर बिल्कुल भी कोई ना हो। अगले सीन में दोनों ही एक बिल्कुल शांत जगह पर आ चुका था और बहुत दूर पैदल जाने के बाद मंजू सानू से कहता है कि मुझे कुछ करना है और सानू से गन लेकर हवा में फायर करने लगती है और सानू उसे फायर करना सिखा रहा था। और उसके बाद सानू उसे रूम में लेकर आती है और सानू भी अपने रूम में जाने लगती है। तभी मंजू सानू को रोकती है और कहती है तुम एक अच्छी बॉडीगार्ड हो। तभी सानू मंजू की हाथ की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जब हम पहली बार घोड़े चलाते हैं तो हमारे हाथ की मसल में दर्द होने लगता है। और उसके बाद सानू अपने हाथ को मसाज करके इसको दिखाने लगता है कि अपने हाथ को कैसे मसाज करना है, लेकिन मंजू अपने हाथ को मसाज नहीं कर पाती है और सानू मंजू के हाथ को पकड़कर उसे मसाज देने लगती है। अगले सीन में हमें दूजिन को दिखाया जाता है। वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसके सामने बहुत सारे यंग जनरेशन के लड़का और लड़की आई हुई थी। उन सभी को दूजी बताने लगता है कि अब अमेरिका क्या करने वाला है, जल्द ही यहाँ पर वॉर हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब प्रोटेस्ट करो और इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। कुछ लड़के ये बात सुनकर इनके अगेंस्ट हो जाता है और कुछ लड़के सवालों के ऊपर सवाल करने लगता है। और उसके बाद हमें मंजू को दिखाया जाता है। वो घर पर आ रही थी, तभी गाड़ी के बाहर वो ग्योंगसुन की न्यूज़ को देख लेती है और सीन शिफ्ट होता है। दूजिंग अपने घर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर दूजिंग को पूछने लगता है कि तुम किसकी तरफ हो। दूजिंग बताने लगता है कि मैं अपने देश की तरफ हूँ। तभी उसके पीछे से एक लड़का आकर उसके ऊपर से एक काला मास्क लगाकर उसे मारने लगता है। और उसके बाद हमें मंजू को दिखाया जाता है। वो दूजिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा था और वहाँ पर जाकर दूजिंग से पूछता है आपके साथ क्या हुआ। तभी दूजिंग कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बीजिंग में कुछ हुआ है। एक दिन के बाद अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और कल अमेरिका रेडियो पर अपने गाने को प्ले करेगा। वो चाहेगा यहाँ पर जितने भी अमेरिकन हैं सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाए और उसके 12 घंटा बाद वो हमारे ऊपर बमबारी करेगा। सानू बाहर निगरानी कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों को देखकर वो मंजू को कहता है कि सालो अब हम यहाँ से चले। और तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है और सानू को कहता है हम दोजिंग को लेने के लिए आए हैं। वो एक सिपाही है और उसके बाद सानू उन सभी को मारने लगता है। तभी दोजिंग कहता है सालो अब हम यहाँ से चले, लेकिन मुझे एक व्हील चेयर चाहिए। और उसके बाद एक व्हीलचेयर ले आकर दोजिंग को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मेजी मंजू को कॉल करता है और कहता है मुझे कुछ पता चला है, तुम अभी यहाँ पर आओ। और उसके बाद वो दोनों भी वहीं पर पहुंच जाता है और मिजी उन दोनों को कहता है मैंने जुनेक का सीक्रेट फ़ोन को यूज़ किया था और मुझे सीक्रेट मोबाइल में जुनेक के लैपटॉप का 15 कोड का पासपोर्ट मिल गया। जब मैंने लैपटॉप को खोला तो मुझे जुनेक और मिलर का मैसेजेस मिली। मिलर ने जुनेक को कहा था यहाँ पर पनडुब्बी है या नहीं। ये कंफर्म करने के लिए वहाँ से 3 वर्कर को उठा लिया और उन तीनों को पूछताछ करने लगा, लेकिन उन तीनों ने कहा यहाँ पर कोई भी पनडुब्बी नहीं है। मैं उन तीनों को खुद पूछताछ करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक ने दोनों को मार दिया और वो खुद जहर खा लिया। मैं इस केस की जड़ तक पहुँचना चाहता था, इसलिए मैंने सभी फाइलों को चेक किया और वहाँ पर मुझे एक नाम मिला जो कि स्टेला यांग है। जुनेक पूछता है क्या वो कोई डिटेक्टिव है? मिलर कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंफर्म हूँ कि वो 10 साल पहले साउथ कोरिया चली गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। और तुम उसे ढूंढो, अगर वो मिल गई तो हम पनडुब्बी की मिस्ट्री को जान पाएंगे। और मंजू को जुनेक की लास्ट मैसेज मिलती है। जुनेक ने मिलर को लिखा था शायद मैं जानता हूँ ये स्थला यांग कौन है, मैं जल्द ही उससे बात करूँगा और ये सब कुछ सॉल्व कर दूँगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ये तीनों टीवी देखकर खाना खा रहा था, तभी मंजू एक कार्ड उठाकर मिजी को देती है और कहती है यह कार्ड मुझे दूजिन ने दिया था। तभी मिजी पूछता है अब हम क्या करेंगे। और उसके बाद हमें ग्योंगजुंग को दिखाया जाता है। वो सर्च आया हुआ था अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए और वहाँ पर मंजू भी होता है। मंजू ग्योंगसुंग को कहता है आपको पता है कल या परसों यहाँ पर वॉर हो सकता है। आप पहले भी किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हो, लेकिन मैंने हमेशा आपके साथ दिया था, लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको हमारे देश के लोगों की हेल्प करना चाहिए, आपको वॉर रोकवाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ग्योंगसेंग मंजू को कहता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ पर वॉर होने वाला है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मंजू कहता है कि आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। तभी ग्योंगसेंग मंजू को कहता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद मंजू एक चाइनीज इन्वेस्टर को मिलने के लिए आते हैं। मंजू सवाल करता है कि आप लोग वॉर क्यों चाहते हो? वो आदमी मंजू को कहता है वॉर तो सभी चाहता है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी मंजू उस आदमी को कहता है मैं वॉर रोक के रहूँगा। वो आदमी मंजू को कहता है तुम बहुत प्रीति हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम वॉर नहीं रोक पाओगे और तुम बाद में मार ही जाओगे। और सानू भी वहाँ पर था और इन दोनों का ही बात सुन रहा था। और उसके बाद सानू मंजू को एक फेस्टिवल में लेकर आती है
वहाँ पर मंजू स्पीच देती है और लोगों को कहती है, मुझे पता चला है कि कल अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने वाला है और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को भी ये बात पता है, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहा है और मुझे लगता है कि वो कहीं पर जाके छुप गया है और उसे बाहर आना होगा और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और वहाँ पर कुछ लोग मंजू को मारने के लिए आ गए थे, लेकिन उन लोगों को ऑर्डर नहीं मिला था और वो लोग ऑर्डर का ही इंतजार कर रहा था। और वहाँ पर मंजू एक लाइव वीडियो चला देता है और लाइव वीडियो में मिलर को दिखाया जाता है। वो कह रहा था अमेरिका को वहम हो गया है, उसे लगता है कि नॉर्थ कोरिया की एक पनडुब्बी अमेरिका की पास वाले समुद्र में है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बात अमेरिका को भी पता है, लेकिन वो लोग वार करना चाहता है और लोगों को मारना चाहता है। और अमेरिका के ऑफिसर्स को भी मिलर के बारे में पता चल चुका था। और उसके बाद हमें एक स्नाइपर को दिखाया जाता है जो मंजू को मारने के लिए फेस्टिवल में आया हुआ था। और वहाँ पर जितने भी लोग मंजू को मारने के लिए आए थे सबको ऑर्डर मिल जाता है और सब लोग मंजू को मारने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पर सायरन बजता है, फेस्टिवल को बंद कर दी जाती है और सभी लोग भागने लगता है। और सानू एक गाड़ी लेकर आता है और सभी लोगों के बीच में से मंजू के पास जाने लगता है और मंजू के पास जाकर मंजू को बाहर से ले जाने लगता है। तभी स्नाइपर मंजू के ऊपर गोली चला देता है और सानू मंजू को बचा लेता है। और उसके बाद सानू मंजू को फाइटर से ले जाने लगता है और वो स्नाइपर भी उन दोनों को ही देखे जा रहा था। और उसके बाद वो स्नाइपर गोली चला देता है और गोली जाकर मंजू के हाथ में लगता है। तभी सानू एक रुमाल निकाल कर मंजू को देते हुए कहता है, तुम इस रुमाल से अपने घाव को दबाओ। मंजू कहता है कि मैं ठीक हूँ। सानू कहता है कि लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूँ ना। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से बहुत दूर चले गए और एक जगह पर रुककर सानू मंजू की घाव को देखने लगता है और मंजू को कहता है, गोली बस तुम्हें छूकर निकल गई। और उसके बाद मंजू सानू की भी घाव को देख लेती है और सानू को कहता है, तुम्हें भी गोली लगी। सानू कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस मेरे फेस की तरफ देखते रहो। सानू मंजू के घाव की तरफ देखकर कहता है, हमें टाँके लगाने होंगे। मंजू कहता है कि ये कौन करेगा। तभी सानू कहता है, ये मैं करूँगी, बस तुम मेरी तरफ देखते रहो। और उसके बाद सानू एक बैंडेज का बंडल निकालता है और मंजू के मुंह पर रख देता है और उसके बाद वो मंजू के घाव पर टाँके लगाने लगता है। वो लोग बहुत लकी है क्योंकि गोली तुम्हें छूकर निकल गई, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उन लोगों को मार देता। और उसके बाद हमें ग्योंगसुंग को दिखाया जाता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आया हुआ था। वो लाइव वीडियो में कहता है, मैं कहीं पर छुपा हुआ नहीं था, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। और उसके बाद वो एक सीन को याद करने लगता है जहाँ पर वो मंजू से मिला था। मंजू ने उसको एक पर्ची देकर कहा था, हम दोनों साथ मिलकर वॉर को रोक सकते हैं और आज मैं ये सब करूँगी, आप मुझे नहीं रुकना। और सानू उस फारसी को फाड़ देता है और उसके बाद हमें सानू को दिखाया जाता है। वो मंजू को एक सेफ प्लेस में लेकर आया था और वो मंजू के लिए खाना बनाने लगता है। तभी मंजू बाथरूम में था और बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सानू जाकर देखता है मंजू अपने हाथों से बालों को नहीं धो पा रहा है और उसके बाद सानू उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है, उसकी बालों को धोने लगता है। मंजू सानू से पूछता है, मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तभी सानू कहता है, तुम्हें ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते तक लग सकता है। मंजू कहता है कि फिर तो मैं बाल नहीं धो पाऊंगी, ये काम तुम्हें ही करना होगा। और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा लड़ाकू जहाज़ दिखाया जाता है और उस जहाज़ से एक फाइटर प्लेन उड़ता है। और उसके बाद हमें सानू और मंजू को दिखाया जाता है। मंजू सानू से कहता है, मैं फिर से फायरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब एक हाथ से पॉसिबल हो सकता है। और सानू हामी भरता है और उसको अपने गन देकर कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे खड़ा होना होगा और गन को ऐसे पकड़ना होगा। और मंजू भी वैसा ही करता है और उसका निशाना भी सही था। और उसके बाद वो दोनों खाने पर बैठ जाता है। और उसके बाद मंजू सानू से अपने मिसकैरेज की बात करने लगता है और कहता है, मुझे हानाना से जलन फील होता है, जो बेटा मेरे पास होना चाहिए था वो अभी उसके पास है। सानू मंजू से पूछता है, तुम्हारे पास पहले लड़का था या लड़की। मंजू बताता है, मेरे पास पहले लड़का था। और मंजू सानू से पूछता है, तुम्हारा फैमिली तो साउथ कोरिया में है ना, तुम्हें भी वहाँ पर होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्यों हो। तभी सानू कहता है, मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि जो बुलेट तुम्हें छू कर गए वो मुझे खाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या मुझे ऐसी बात करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों क्लोज जाने लगता है और दोनों किस करने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।